वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जा रहा हूँ ताइवान से फ़्लाइट लेके जापान, और अब मैं लैंड करने वाला हूँ जापान के छोटे से आइलैंड पे जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा जापान के साउथ में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, और हम लोग इस वीडियो में विजिट करने वाले हैं ओकिनावा के बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम को जिसका नाम है चुराओमी एक्वेरियम। और इस एक्वेरियम के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मछली को रखा गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम एयरपोर्ट ऑफ ताइवान। और मैं हूँ इस वक्त ताइनान सिटी में, और मैं जा रहा हूँ आज ओकिनावा जापान। और मैंने जो है यहाँ पे पहुँच के बोर्डिंग वगैरह कर ली है, बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है। और ये एयरपोर्ट इतना छोटा है कि जो है वो अंदर जाते ही ख़त्म हो गया एयरपोर्ट। ये पीछे गेट लगा हुआ है, गेट के अंदर जाते ही जो है वो चेक इन काउंटर है, और चेक इन काउंटर मुझे हार्डली जो है वो 1 मिनट लगा है। बोर्डिंग पास हाथ में पकड़ा दिया इन लोगों ने, और बोर्डिंग पास के आगे ही जो है वो बोर्डिंग गेट बना हुआ है। तो बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे मुझे अभी इन लोगों ने गेट के अंदर जाने के लिए भी वेट करने को बोला। तो यहाँ पे अंदर घुसते ही ये साइड में जो है वो बोर्डिंग चेक इन बना हुआ है एयरलाइन का, और सामने गेट है। तो गेट मेरे ख्याल से फ़्लाइट से जो है वो 1 घंटा पहले ओपन करेंगे ये लोग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ पे टैक्सी जो है मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ी ऊबर से। इवन बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर ऊबर जो है वो सस्ती होती है कंपेयर टू लोकल टैक्सी। तो अब मैं यहाँ पे सिटी सेंटर में बस का वेट कर रहा था कि कोई बस मुझे मिल जाए, लेकिन बस का अजीब सा रूट था और चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ था सारा कुछ, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने ऊबर कॉल करी। तो ऊबर जब मैंने कॉल करी, कंपेयर किया, तो ऊबर के अंदर एक ऑप्शन दे रहा था कि टैक्सी का, और टैक्सी के रेट्स कम थे। ऊबर वाला जो है, अगर ऊबर गाड़ी मंगाता प्राइवेट, तो उसमें मुझे देने पड़ते 400 ताइवानीज डॉलर, और टैक्सी वाले को मैंने दिए हैं तकरीबन 250 या 252 मेरे ख्याल से थे ताइवानीज डॉलर। तो बहुत सस्ती टैक्सी थी। ये भी शॉकिंग बात थी क्योंकि यहाँ नॉर्मली आप किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ पे इस तरह फॉर एग्जांपल वियतनाम में, थाईलैंड में ग्रैब था, तो ग्रैब का ऑप्शन बिल्कुल चीपेस्ट है। लोकल टैक्सी लो तो आपको जो है वो बहुत क्या कहते हैं, स्कैम भी कर जाते हैं बहुत सारे लोग, और पैसे बहुत बड़ा चढ़ा कर आते हैं। यहाँ पे उसने मीटर चालू करा टैक्सी का, और मीटर के हिसाब से मुझे जो है वो 250 चार्ज करे। तो अगर आप लोग ताइवान आते हो तो प्रेफर करो टैक्सी लेने को बजाय ऊबर के। ऊबर महंगी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं पहुंच गया हूँ जापान एयरपोर्ट ओकिनावा में। ओकिनावा जो है वो छोटा सा आइलैंड है, और यहाँ पे मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ। अभी कस्टम डिक्लेरेशन वालों ने मुझे रोक लिया था और बैग मेरा चेक करा, लेकिन इतनी तमीज़ से जो हम लोगों ने बैग चेक करा, इतनी इज्जत दी कि मुझे कुछ शर्म आ रही थी। तो बैग की जो है वो जिप खोलते हुए उसमें जो है वो 2 मिनट लगा दिए, और इतने उसके हाथ कांप रहे थे बंदे के। मैंने उसकी हेल्प करी, उसमें जो है वो बैग खोल के दिखाया, और इतने प्यार से वो सामान निकाल रहा था और एक चीज़ चेक कर रहा था। तो बहुत जो है वो उसको एम्बेरसमेंट फील होना शुरू हो गई थोड़ी देर बाद। तो चुप के उसने मुझे 3 दफ़ा जो है वो क्या कहते हैं, थैंक यू बोला। तो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अजीब एक्सपीरियंस था। बहुत मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि भाई उसने, वो मुझे कह रहा था कि भाई बैग चेक क्यों करा उसने। बहुत इज्जत से मेरे को उसने छोड़ा। तो ये तो जापान आते ही जो है वो एयरपोर्ट पे आपको इतनी इज्जत से जो है वो हर ये क्या कहते हैं रिसीव करते हैं मतलब। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो अब मैं जो हूँ वो बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। आई थिंक एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ पे इनकी मेट्रो चलती है, मोनो रेल लिखा हुआ है। तो मोनो रेल लेके मैं सिटी सेंटर की तरफ जाता हूँ जहाँ मैंने हॉस्टल बुक करा है। तो छोटा एयरपोर्ट है बहुत, सामने से आपको दिखाता हूँ। ये एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं खाने पीने की। तो यहाँ से आई थिंक मेरे को जाना है, वो ऊपर साइन बना हुआ है मोनो रेल का। तो वो ट्रेन पकड़ के मैं अभी देखता हूँ कि सिटी सेंटर किस तरह पहुँचते हैं। और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत आसान है।
अगर आपके पास सूखा कार्ड हो, तो सूखा कार्ड जो है मैंने ताइवान के अंदर ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया था एप्पल वॉलेट में, और उसमें जो है वो पैसे भी डाल दिए उसके अंदर मैंने। तो सूखा कार्ड को चेक करते हैं कि भाई सूखा चलता है नहीं चलता यहाँ पे एयरपोर्ट से। ये मैं आ गया एयरपोर्ट से बाहर, और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मुझे तकरीबन समझ लो आपके जहाज से यहाँ तक आते हुए टोटल 10 मिनट लगे, ज़्यादा रास्ता नहीं। मेरे ख्याल से छोटा एयरपोर्ट है तो उसको सिर्फ जल्दी बाहर आ गया। टोक्यो या ओसाका का एयरपोर्ट बड़ा होगा तो वहाँ पे टाइम लगता होगा, यहाँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आराम से मैं जो है वो पहुँच गया मैं। भाई मैं भी उतर गया हूँ, आई डोंट नो द नेम ऑफ स्टेशन, अजीब सा स्टेशन था, 4-5 स्टेशन बाद मैं उतर गया हूँ। और क्योंकि मुझे सिटी का सेंटर लग रहा था ये, तो इसीलिए यहाँ मैंने गूगल पे सर्च करा, काफ़ी सारे हॉस्टल्स भी दिखा रहा था यहाँ पे, तो यहीं पे मैं नीचे आ गया। और टोटल मेरे ख्याल से मेरे सूखा कार्ड से 190 येन जो है वो कट गए हैं, उसमें 720 का या 780 का बैलेंस दिखा रहा था उसके अंदर, तो बहुत सस्ता था। तो अब मुझे लग रही है भूख, और शदीद भूख लग रही है, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता किया था, हॉस्टल से निकलते ही मैं जो है वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गया था, तो मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कोई मुझे खाना मिल जाए ढंग का, जो पेट भर के मैं खाना खाऊँ, और उसके बाद सुकून से मैं हॉस्टल ढूंढता हूँ वहीं पे बैठ के खाने वाली जगह पे, और हॉस्टल में जाके कम से कम ये बैग रखता हूँ। भाई जापान के हॉस्टल में मैंने जो है वो चेक इन कर लिया, और हॉस्टल में इतने रूल्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बंक बेड लगे हुए, ये मेरा बेड है ऊपर, और अगर आपने कमरे में आना है तो चप्पल आपने यहाँ पे उतार के रखनी है, और जूते आपने जो है नीचे उतार कर रखते हैं नीचे फ्लोर पे, जूते लेके आना अंदर अलाउ ही नहीं है। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये कचरा फेंकने का सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, और कचरा भी सॉर्ट करके फेंकना है सारा। और यहाँ पे बने हुए हैं वॉशरूम भी अलग अलग बने हुए हैं, और ये फेमस जापानीज टॉयलेट, पूरा सिस्टम है भाई ये टॉयलेट। ये इस तरफ जो है वो हाथ धोने का सिस्टम बना हुआ है सारा, और यहाँ पे बनी हुई है वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन यूज़ करने की भी रूल है मेरे ख्याल से, 11 बजे के बाद अलाउ नहीं है वॉशिंग मशीन। और ये ड्रायर है, और एक इस तरफ लगी हुई है वॉशिंग मशीन, और ये शॉवर लगा हुआ है नहाने के लिए, गर्म पानी ठंडा पानी वाले सिस्टम सारा लगा हुआ है इसके अंदर। हर बंदे को लॉकर भी दिया हुआ अपना, लॉकर के लिए भी रूल लगाए हुए यहाँ पे सारे। अभी सो के उठा हूँ, और हॉस्टल से मैंने जो है चेकआउट कर लिया है, और रात को मैं जाते ही जो है वो बेड पे लेट के सो गया था। इतनी मुझे नींद आई हुई थी, सारा दिन का मैं थका हुआ था, और आई थिंक कंटिन्यूसली 15 दिन से पिछले जो है मैं ट्रैवल कर रहा था। तो मैं सिर्फ सोचा कि थोड़ी देर के लिए लेटता हूँ, और फिर जो है वो बाहर कुछ खाने के लिए जाऊँगा, लेकिन मैं फिर लंबा ही लेट गया। उस सुबह जाके मेरी आँख खुली है आराम से, खैर। लेकिन सुबह मैं जल्दी उठ गया 6 बजे, तो नहा धो के आराम से मैंने नाश्ता वाश्ता करने के लिए अभी जो है वो मेरे पास काफ़ी टाइम है। और मेरे घर के सामने जो है ना, यहाँ पे हॉस्टल के सामने ट्रेन चल रही है ऊपर, वो देखें, और ये सिंगल रेल वाली ट्रेन है, मोनो रेल ट्रेन, एक पहिए पे चल रही है दोनों तरफ, और सामने इसका स्टेशन भी है। तो रात को मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ओकिनावा में इतना कुछ खास देखने को है नहीं इस जगह पे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। इस जैसे सिटी सेंटर, नाहा का जो है वो सिटी सेंटर है। तो यहाँ पे सबसे फेमस जो एक जगह है वो है एक एक्वेरियम, आई थिंक इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम इन द वर्ल्ड, और बहुत फेमस भी है।
और उसको देखने के लिए तकरीबन यहाँ से जाना पड़ेगा आई थिंक 2 घंटे की जो है वो जर्नी होगी मेरे ख्याल से। एक दफ़ा ट्रेन में बैठना पड़ेगा और एक इनकी लोकल ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो एक मिनट, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, अब सही है। तो मैं बता रहा था कि लोकल इनकी जो है वो ट्रेन लेनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा ओकिनावा के बिल्कुल नॉर्थ पे। तो मेरा प्रोग्राम ये था कि मुझे यहाँ से जो है वो 2 दिन बाद फ़्लाइट लेनी है जापान मेनलैंड फुकुओका की। तो मैं सोच रहा था कि मैं 2 दिन यहाँ पे रुकूँ इसी हॉस्टल में, और ताकि क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट करीब है। लेकिन फिर मैं सोचा कि अगर शायद नॉर्थ ओकिनावा का अच्छा हुआ और वहाँ मुझे एक और दिन रुकना पड़ा, तो क्यों ना फिर वहाँ जाके हॉस्टल लिया जाए और उधर ही रुका जाए। तो इसलिए मैंने जो है वो चांस नहीं लिया, मैंने अपना बैग दोबारा उठा लिया और अब मैं जो है वो चलने लग पड़ा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो मेट्रो स्टेशन मेरे ख्याल से सामने ही है मेरे, तो यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। भाई मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चे जा रहे हैं सुबह सुबह, पूरी क्लास जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं कॉफ़ी उठाता हूँ, कॉफ़ी उठा के जो है वो थोड़ा सा नाश्ता शायद अगर मिल जाए साथ उसके, तो नाश्ता करके फिर चलते हैं उस एक्वेरियम की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इधर, भाई ये समंदर का पानी आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी है और समंदर का पानी जो है वो शहर के बीच से गुजर रहा है पूरा। और ऊपर यहाँ पे वो ट्रेन चल रही है और साइड में जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं। मेरे ख्याल से स्कूल का टाइम है, स्कूल जा रहे हैं लोग बहुत सारे ना। बहुत फेमस हैं और ये पाकिस्तान के अंदर भी हैं बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरह की, ज़्यादातर टोयोटा कोरोला सुजुकी सारी गाड़ियाँ हैं और छोटी छोटी डब्बा गाड़ियाँ हैं सारी है। भाई मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गया यहाँ पे, कॉफ़ी शॉप बनी हुई है और नीचे लिखा हुआ था शक्शुका। शक्शुका मतलब कि जो अरेबिक ट्रेडिशन का जो अंडा होता है तो उसका नाश्ता होता है, तो बहुत मज़े का होता है। मैंने जो है वो दुबई के अंदर खाया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ अभी खाने के लिए। अभी ऑर्डर कर दिया और साथ में कॉफ़ी। जापानीज कॉफ़ी, फर्स्ट डे इन जापान। अब मेरी जो है ना वो जर्नी स्टार्ट हुई है जापान की। रात को तो बड़ा थका हुआ था, अजीब सा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था जाना कहाँ है, करना क्या है, बहुत हेक्टिक अजीब सा सीन था। तो अब ठीक है। और अब तो मैंने बाल भी कटवाए यहाँ पे, एक रैंडम से एक दुकान ढूंढी चलते चलते, तो एक अफ्रीकन की दुकान थी, आई थिंक अफ्रीकन अमेरिकन था वो, और मिक्स लग रहा था, जापानीज बोल रहा था लेकिन इंग्लिश समझ रहा था। तो आपको मैंने जो है वो फ्रेश हेयर कट करवाया उससे और अब बिल्कुल सुकून है। No suica. Cash? Okay. チケット please. Pay? Later pay? Okay, thank you. और यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि आपको बस के अंदर जो है वो सुइका कार्ड नहीं चलता, मेरे ख्याल से सिर्फ मेट्रो में चलता है। तो मैंने वहाँ से टिकट निकाला, टिकट निकाल के पीछे बैठा, तो मैप पे मैंने चेक करा कि बस जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो अगले स्टॉप पे जब मैं उतरा और मैंने उसको ड्राइवर को पे किया, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई इतनी जल्दी क्यों उतर रहे हो। तो मैंने बोला मिस्टेक हो गई। तो उसने बोला मिस्टेक, उसने जो पैसे लिए थे वो सारे पैसे वापसी कर दिए मुझे और आराम से वहाँ पे उतार दिया। मतलब भाई जापान में बहुत अच्छे लोग हैं। ये अगर जर्मनी या पाकिस्तान होता तो 2 गालियाँ भी पड़ती और पैसे भी नहीं देता वो कोई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब मैं जा रहा हूँ वापसी उसी स्टेशन पे पैदल चल के, मेरे ख्याल से 2 मिनट की वॉक है। दूसरा स्टॉप था अगला बस का, वहाँ से फिर दोबारा जो है वो दूसरी बस में बैठता हूँ जाके। मेरे ख्याल से अपोजिट में बैठना पड़ेगा
क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी बस। तो अब दोबारा फौरी वहाँ जा रहा हूँ और 2 घंटे की मेरे ख्याल से डायरेक्ट बस है जो एक्वेरियम पे जाएगी। और कल से जो है ना मेरे दिमाग में वही स्टोरी घूम रही है कि मैं जब एयरपोर्ट पे उतर के मैंने जब वो इमिग्रेशन ऑफिस क्रॉस किया था तो कस्टम वाला जब मेरा बैग चेक कर रहा था तो भाई इतना इज्जत से बैग कभी ज़िंदगी में किसी ने चेक नहीं करा, क्योंकि वो बाकी एयरपोर्ट्स पे बहुत रूड तरीके से और बहुत सख्त लहजे में वो लोग बात करते हैं और जब आपकी चेकिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट तक उसके हाथ कांप रहे थे कि मैं जिप खोलूँ या ना खोलूँ, और इतनी तमीज़ से वो मेरा बैग चेक कर रहा था। और हालांकि मैंने उसको खुद जिप खोल के फिर चेक कराया, क्योंकि वो जिस तरह सामान निकाला वो बिल्कुल सामान निकाल के अंदर भी वो उसी तरीके से तय करके डाल रहा है कपड़े जिस तरह तय हुए थे। तो फिर उसने मुझे पूछा कि नीचे वाली बैग में क्या रखा हुआ है, तो मैंने कहा कि नीचे वाले बैग में जूते हैं, नीचे वाली जिप के अंदर ना। तो अब वो खोल नहीं रहा, तो फिर मैंने खोल के उसको आराम से खोल के पूरा दिखाया। तो उसने सॉरी करा, सॉरी करते करते ऐसे 3 दफ़ा झुक के जो है मुझे बोला कि भाई वापस रख इसको। तो बैग मैंने जब बंद करा तो 4 दफ़ा झुक के उसने मुझे अरिगातो करा, और आसपास के ऑफिसर है वो भी जो है वो झुक के सॉरी कर रहे थे कि भाई तुझे हमने चेक कर लिया। तो उसको एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि भाई चेकिंग करी इसकी। तो इतनी इज्जत देते हैं जापान के अंदर। अब मैं पहुंच गया दोबारा उसी बस स्टॉप पे जहाँ से मैं बैठा था, ये वाला बस स्टॉप था। अब इधर से मैं देखता हूँ कि सही वाली बस में मैं बैठ जाऊँ। तो ये फाइनली पहुंच गया हूँ मैं एक्वेरियम पे। आप लोगों ने देखा होगा बस के अंदर ड्राइवर जो है वो सबको चढ़ने से पहले सलाम करता है और उतरते हुए थैंक यू करता है। ये होती है इज़्ज़त और ऐसे बनती है कौम। जापानीज़ कौम जो है इस मामले में सबसे टॉप पे। तो अब मैं आ गया हूँ एक्वेरियम की एंट्रेंस पे। ये सामने एक्वेरियम की एंट्रेंस है, मेरे ख्याल से मैप बना हुआ है, सेंट्रल गेट लिखा हुआ है इसके ऊपर। और आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे दिन की कहानी है ये, और ये इसका मेन गेट है। ओकिनावा तो ये सिटी का नाम है। चुराओमी का मतलब है जापानीज में ब्यूटीफुल ओशन, तो इस का मतलब है ब्यूटीफुल ओशन ऑफ ओकिनावा। ओकिनावा के समंदर में जो जो चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं वो इन लोगों ने जो है यहाँ पे डिस्प्ले करी हुई है एक्वेरियम के अंदर।
तो भाई मेरे पीछे आप ये टैंक देख रहे हैं, इसमें तकरीबन 1300 मिलियन गैलन पानी है। और सबसे बड़ी मछली जो एक्वेरियम में रखी जा सकती है, ये इन लोगों ने रखी हुई पीछे वेल शार्क, और इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी माना जाता है। इससे बड़ा मेरे ख्याल से एक चाइना में है, और एक जो है मेरे ख्याल से वो यूएस के अंदर है। तो ये मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे आता है। और कितनी बड़ी जायंट इन लोगों ने वेल शार्क पीछे रखी हुई है, जो ये जा रही है मेरे पीछे, बहुत जबरदस्त। ये देखिए, इसका साइज इतना बड़ा है कि इसको एक्वेरियम के अंदर रखना बहुत बड़ी बात है। इस एक्वेरियम के शीशे कितने जो है मोटे होंगे जो इसको मछली को रखा हुआ है इन लोगों ने। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस भाई। तो भाई मैं इस वक्त जो है वो ओकिनावा चुराओमी एक्वेरियम के अंदर बैठा हूँ, कैफे के अंदर। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे पीछे एक्वेरियम के जो बड़ा वाला टैंक है, इसके बिल्कुल साथ में जो है वो कैफे बना हुआ है। और यहाँ पे कैफे में बैठ के आप जो है वो कुछ भी पीने के लिए और खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हो। तो बड़ी ज़बरदस्त सीट पकड़ ली है मैंने। थोड़ा वेट करना पड़ता है लाइन में लग के, तकरीबन मैंने 1.5 घंटा वेट किया है इस सीट के लिए। पीछे मेरे जो है वो बहुत बड़ा एक्वेरियम है, वो सारी डीप ओशियन फिशेस जो है ना सारी, वो इसके पीछे एक्वेरियम के अंदर है। इवन के वेल शार्क भी अंदर घूम रही है। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है। और अब यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। उसने मुझे QR कोड दिया है, इस QR कोड में मैंने ख्याल से स्कैन करके कुछ ना कुछ खाने को मंगाना। एक्वेरियम के बारे में मैं आपको थोड़े से फैक्ट बताता हूँ। ये एक्वेरियम जो है वो 2002 में ओपन हुआ था, और इस एक्वेरियम को 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो अवार्ड मिला था कि सबसे बड़ा डिस्प्ले पैनल जो है वो यहाँ पे जापान के एक्वेरियम में इन लोगों ने लगाया था। यहाँ पे जो है वो बहुत सारी मांटा रेज हैं इसके अंदर, और बहुत सारी इकसाम की मांटा रेज हैं। और फर्स्ट बर्थ ऑफ मांटा रे एक्वेरियम के अंदर जो है वो इस क्या कहते हैं, इस वाले एक्वेरियम में हुई थी। तो इसको इस बात का भी जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है एक। भाई सबसे मजे की बात ये है कि इस एक्वेरियम में इनको पानी मेंटेन करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये समंदर के ऊपर बना हुआ, बिल्कुल समंदर के साथ बना हुआ। और 24 घंटे ये लोग समंदर का पानी जो है उसमें पंप करते हैं, फिर जो निकल जाता है। घंटी बज गई है मेरी, मेरा हो गया टाइम खत्म। मेरे को इन लोगों ने 45 मिनट दे दिए बैठने के लिए। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे या तो 先ほどが2250円になります。 कार्ड OK。तो ये था एक्वेरियम, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको पूरा दिन चाहिए। बहुत बड़ा एक्वेरियम है। यहाँ पे डॉल्फिन एरियम भी बना हुआ है, टर्टल्स की जगह पे बनी हुई है, और बहुत बड़ा एक्वेरियम है। पूरा देखने के लिए आपको आई थिंक 7-8 घंटे चाहिए। ये मतलब 1-1.5 घंटे की कहानी नहीं है। सामने ये डॉल्फिन्स वाला एरिया आ गया।
ये था डॉल्फिन शो का एक्सपीरियंस। और अभी मैंने चेक करा है कि 5:47 बजे बस यहाँ से निकलती है। 5:30 हो गए, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, तो मैं भाग रहा हूँ बस पकड़ने के लिए, क्योंकि इस एरिया में तो बहुत कम हॉस्टल्स हैं और सिर्फ होटल ही होटल है। लास्ट बस मेरे को पकड़नी है किसी न किसी तरीके से, तो जल्दी जल्दी मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, आगे बस पकड़ लूँ। शॉर्टकट रास्ता बना हुआ ऊपर जाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए एडवेंचर के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।